हेलो दोस्तों नमस्कार। पॉलिटिकल साइंस लर्निंग में आप सभी का स्वागत है। हम लोग यूजीसी नेट पॉलिटिकल साइंस के सिलेबस के अनुसार इंडियन पॉलिटिकल थॉट के यूनिट्स को कवर कर रहे हैं। आज की इस वीडियो में हम लोग महात्मा गांधी की बायोग्राफी, उनके क्या की पॉलिटिकल मूवमेंट रहे हैं, उनके पॉलिटिकल कॉन्सेप्ट या विचार क्या रहे हैं, उन सभी को हम लोग इस वीडियो में समझेंगे। ये हमारा महात्मा गांधी का पार्ट 1 वीडियो है। तो आइए देख लेते हैं इस वीडियो का कंटेंट क्या रहने वाला है, इस वीडियो में क्या क्या हम लोग पढ़ेंगे। तो सबसे पहले इस वीडियो हम लोग देखेंगे जो तो उनके इंट्रोडक्शंस को, फिर उनके बाद उसकी जो शॉर्ट बायोग्राफी है उनकी, उसको समझेंगे, देखेंगे। उनके न्यूज़पेपर, जर्नल और मैगजीन्स जो उन्होंने स्टार्ट किए थे उनको सबको जानेंगे। फिर हम लोग गांधी जी के जो आश्रम थे, 4 आश्रम उन्होंने स्टैब्लिश किए थे इंडिया और साउथ अफ्रीका में, उनकी क्रोनोलॉजी के आधार पे उनको देखेंगे। उनके द्वारा जितने भी पॉलिटिकल मूवमेंट्स को लीड किया गया है महात्मा गांधी के द्वारा इंडिया के फ्रीडम स्ट्रगल के लिए, उन सभी को जानेंगे। साथ ही साथ हम लोग महात्मा गांधी से जुड़े हुए कई इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जानेंगे, जिन्हें एग्जामिनेशंस में कई बार पूछा जाता है और खासकर यूजीसी नेट एग्जाम्स में कई बार उससे क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो उन सभी फैक्ट्स को हम लोग समझेंगे, देखेंगे, और उनके कौन-कौन से की पॉलिटिकल थॉट या कॉन्सेप्ट है, उनको हम लोग शॉर्ट रूप में समझने की कोशिश करेंगे। तो मोहनदास करमचंद गांधी, महात्मा गांधी का ये पूरा नाम था। इन्हें लोग लोकप्रिय तरीके से महात्मा गांधी के रूप में इन्हें जाना जाता है। इन्हें फादर ऑफ नेशंस भी कहा जाता है। इन्हें भारत के राष्ट्रपिता की जो उपाधि है, इन्हें मिली हुई है। इनका जो अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव था, लक्ष्य था, वो ट्रुथ यानी सत्य की खोज करना था। ये ईश्वर को एज ए ट्रुथ मानते थे, वो गॉड को सत्य मानते थे। मतलब उनका जो सत्य है वही जो है तो उनके लिए ईश्वर था, और उसको ये एक्सपीरियंस करने चाहते थे। उनके जो मेथड्स हैं, नॉन वायलेंस और सत्याग्रह, इन तरीकों से उस सत्य को, उस ईश्वर को वो महसूस करना चाहते थे। इसके साथ साथ गांधी जी जो है तो बल देते हैं प्योरिटी ऑफ मीन्स और एंड्स पर। इनके साधन और साध्य पर बराबर वो महत्व देते हैं, उनको दोनों को समान मानते हैं। उनका यानी कि जो हमारा लक्ष्य है, जिस लक्ष्य को हमें प्राप्त करना है, उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए जो मेथड्स अपनाए जाएँ, जो तरीके हों वो भी सही हों, हमारी जो मोटिव हो उसके पीछे वो सही होना चाहिए। और इन्हीं आइडियल्स को गांधी जी ट्रांसफ़ॉर्म करते हैं, जो आज़ादी के लिए संघर्ष करते हैं, भारत की आज़ादी के लिए, उसमें और इसी आइडियल्स के चलकर वो लोगों को लीड भी करते हैं। जो मास मूवमेंट होते हैं, उनको वो लीडरशिप प्रोवाइड करते हैं। इनकी जो लीडरशिप प्रोवाइड है वो 1970 से शुरू होते हैं। 1920 का जो दशक होता है, यानी चंपारण सत्याग्रह 1917 का जो होता है, वहाँ से लेके और भारत की आज़ादी 1947 तक ये भारत को लीडरशिप प्रोवाइड करते हैं, कई सारे मूवमेंट्स को लीड करते हैं। ये थे हम लोग जूडिथ एम ब्राउन के शब्दों में देखा जाए तो कहते हैं, ही इज द सिंगल मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजर ऑफ न्यूमरस मूवमेंट दैट कोहर्ड लूजली एज अ नेशनलिस्ट मूवमेंट अगेंस्ट द इंपीरियल रूल इन इंडिया। यानी कि वह एक अकेले ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने भारत में कई सारे आंदोलन जो है ब्रिटिश के खिलाफ जो है तो शुरू किए। इंपीरियल रूल जो था उनके खिलाफ वो शुरू किए राष्ट्रवादी आंदोलनों को, कि वो नॉन वायलेंस और सत्याग्रह के तरीके से वो शुरू करते थे। गांधी जी के सिग्निफिकेंस की बात की जाए तो वो पॉलिटिकल लीडर के रूप में इंडिया में ही नहीं, बल्कि वो विश्व लेवल में, ग्लोब लेवल में जो है तो वो फेमस है। उनके आइडियाज, उनके जो आइडियाज से सत्याग्रह और नॉन वायलेंस, वो लगभग विश्व के जितने भी देश हैं उन सभी में वो उनको प्रभावित करते हैं। यदि एग्जाम्पल्स की बात की जाए, जो मॉडर्न वर्ल्ड में बहुत सारे इंपॉर्टेंट जो मूवमेंट्स हुए हैं, उसमें सबसे इंपॉर्टेंट है जो प्रभावित हुए थे, मार्टिन लूथर किंग यूएसए के थे, जिन्होंने गांधीयन आइडियल्स पे चल के वहाँ पर मूवमेंट्स किया। और साउथ अफ्रीका में नेल्सन मंडेला ने गांधीयन मूवमेंट्स, गांधीयन जो तरीके हैं, मेथड्स हैं, सत्याग्रह, नॉन वायलेंस, उसको अपनाया, और उनके जो मूवमेंट्स थे वो भी सफल भी हुए हैं। तो इस प्रकार इनके जो आइडियल्स और मेथड्स हैं वो लगातार इंस्पायर करते रहे हैं मॉडर्न वर्ल्ड के, कंटेम्प्रेरी जो वर्ल्ड है, उनके जो प्रोटेस्ट होते हैं, जो मूवमेंट्स होते हैं, जो मास मोबिलाइजेशन किया जाता है, उनमें गांधीयन तरीकों को प्रयोग किया जाता है। गांधी जी केवल एक्टिविस्ट के रूप में ही नहीं जाते, बल्कि वो ग्रेट थिंकर और फर्स्ट जो वेव ऑफ कॉलोनियल एंटी कॉलोनियल इंटेलेक्चुअल थे, उनमें भी इनको महान माना जाता है, ग्रेटेस्ट माना जाता है। एंथोनी जे पॉरेल कहते हैं कि जो गांधी जी की फिलॉसफी है, गांधी जी का जो रिलेवेंस है, जो उनका सिग्निफिकेंट है, अगर उनकी सभी फिलॉसफी, पॉलिटिकल फिलॉसफी को एक करके क्लासिफाई किया जाए तो वो उसको पैक्स गांधीयाना जो है तो नाम देते हैं। तो याद रखिएगा, पैक्स गांधीयाना जो गांधी जी के पॉलिटिकल फिलॉसफी को कौन नाम देता है, तो एंथोनी जे पारेल। कभी एग्जाम्स में पूछा जा सकता है, तो ये आपको याद रहना चाहिए।
अब आइए हम लोग इनकी शॉर्ट बायोग्राफी को देख लेते हैं। गांधी जी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 को पोरबंदर गुजरात में होता है। इनकी माता का नाम पुतलीबाई था और इनके जो पिता थे वो करमचंद गांधी थे। इनका विवाह होता है कस्तूरबा गांधी से बचपन में ही 10 या 11 साल की जो उम्र रहती है उस उम्र में यानी चाइल्डहुड में ही उनका विवाह हो जाता है कस्तूरबा गांधी से। और ये कस्तूरबा गांधी महात्मा गांधी के जितने भी रिलीजियस सोशो रिलीजियस जो रिफॉर्म मूवमेंट रहे हैं उनमें सभी में महात्मा गांधी का बराबर का साथ निभाती हैं कस्तूरबा गांधी। महात्मा गांधी जो है तो लॉ की स्टडी करने के लिए इंग्लैंड जाते हैं और वहाँ पर लॉ की पढ़ाई करते हैं। उसके बाद लॉ की पढ़ाई करने के बाद वो भारत में 1891 में वापस आ जाते हैं और वापस आने के बाद वो प्रैक्टिस शुरू करते हैं एज ए लॉयर के रूप में वो कार्य करना शुरू कर देते हैं। लेकिन वो उसमें फील्ड में वो सफल नहीं होते। उनके अपने स्वभाव की वजह से उनका जो शर्मीला स्वभाव होता है वो बहुत कम बोलते थे। इस वजह से ये लॉ जो उनका वकालत थी वो बहुत सफल नहीं हुई। जल्द ही उनको एक मौका मिलता है गुजराती ट्रेडिंग फर्म का केस लड़ने के लिए वो साउथ अफ्रीका जाते हैं 1893 में। जो उनकी ओवरसीज लाइफ थी वहाँ पर वो जाकर कई अन्य रिलीजन से भी संपर्क में आते हैं जैसे क्रिश्चियनिटी को उनको जानने का मौका मिलता है, इस्लाम को जानने का मौका मिलता है। तो जब उनको क्रिश्चियनिटी या इस्लाम जैसे धर्मों से वो एक्सपोज होते हैं उनको जानने का उन्हें मौका मिलता है, उनकी विचारधारा को समझने का मौका मिलता है, तो मानते हैं कि जो रिलीजन होता है वो सभी धर्मों का जो सार है वो इथिकल वैल्यूज ही है। सभी जो ट्रुथ और नॉन वायलेंस के बारे में ही बात करते हैं। उनका जो आइडियल है वो ट्रुथ है और नॉन वायलेंस है। गांधी जी को जो इंग्लैंड और साउथ अफ्रीका का जो टूर रहता है वहां पर जो उनको लाइव देखने को मिलती है उससे वो इंडिया के कॉन्शियसनेस के भी बारे में जानने को उनको मौका मिलता है, भारत के बारे में समझने को मौका मिलता है, भारत में किस तरह से जो तो लोगों पर अत्याचार किया जा रहा है उसको भी समझने का मौका मिलता है। और वो अपनी जो पॉलिटिकल एक्टिविटीजम है जो सत्य के साथ वो एक्सपेरिमेंट है वो शुरू कर देते हैं साउथ अफ्रीका में जब रहते हैं तभी। साउथ अफ्रीका में वो टॉलस्टॉय आश्रम का भी स्थापना करते हैं। ये 1910 में इसकी स्थापना करते हैं और ये जो उनका आश्रम था वो सेंटर बन जाता है कई सारे उनके सोशियो रिलीजियस और पॉलिटिकल जो रिफॉर्म मूवमेंट वो साउथ अफ्रीका में शुरू करते हैं इंडियंस लोगों के लिए और साउथ अफ्रीकन लोगों के लिए। वो जो तो वहाँ से ये टॉलस्टॉय आश्रम से ही उनका ये केंद्र बिंदु रहता है, वहाँ से ही शुरू करते हैं। इनका जो नॉन वायलेंस का पहला एक्सपेरिमेंट था वो भी साउथ अफ्रीका में ही शुरू किया जाता है। जो गवर्नमेंट कॉलोनियल गवर्नमेंट्स की डिस्क्रिमिनेटरी पॉलिसी है उसके खिलाफ वो नॉन वायलेंस तरीके का प्रयोग करते हैं पॉलिटिकल प्रोटेस्ट करने के लिए। इसके अलावा वो इंडियन जो सेटलर्स थे साउथ अफ्रीका में जिनके साथ अमानवीय व्यवहार किया जाता था, जानवरों की तरह व्यवहार किया जाता था, उनके अधिकारों, उनकी डिग्निटी, उनके राइट्स और डिग्निटी के लिए वहां पर वो लड़ाई करते हैं और उसके साथ साथ वो पब्लिक ओपिनियन इंडिया से भी तैयार करने की कोशिश करते हैं। साथ ही साथ गांधी जी साउथ अफ्रीका में अपना जो सत्याग्रह का कॉन्सेप्ट है उसको भी वो वहीं पर तैयार करते हैं, डेवलप करते हैं। तो इनका गांधी जी का जो सत्याग्रह और नॉन वायलेंस का तरीका है प्रोटेस्ट करने के लिए इनजस्टिस के खिलाफ वो सत्य साउथ अफ्रीका में शुरू होता है। यानी साउथ अफ्रीका एक तरह की उनके गांधी जी के जो पॉलिटिकल थॉट्स है जो आइडियल्स हैं उनके लिए लेबोरेटरी का काम करता है और उनको वो पूरे जीवन में अपनाते हैं। जो कॉलोनियल स्ट्रगल हो चाहे किसी भी प्रकार के इनजस्टिस हो उसके खिलाफ लड़ने के लिए इन्हीं आइडियल्स को वो अपनाते हैं, प्रोटेस्ट करते हैं इनजस्टिस के खिलाफ। गांधी जी इसके अलावा अच्छे रीडर भी थे। वो कई सारी ग्रेट जो है तो पुस्तकें अपने समय की उन्होंने पढ़ा था, वो चाहे वेस्टर्न थिंकर्स के द्वारा लिखी गई हो या इंडियन राइटर के द्वारा लिखी गई हो और वो इन्हीं से काफ़ी ज़्यादा प्रभावित भी होते हैं। तो कई बार क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं एग्जामिनेशंस में कि गांधी जी पर किनका किनका प्रभाव पड़ा है या कौन से व्यक्ति हैं जिनका गांधी जी पर प्रभाव पड़ा है। तो याद रखिएगा यहाँ पर टॉलस्टॉय की जो बुक है द किंगडम ऑफ गॉड इज विथ इन यू, हाउ शैल वी स्केप, द स्लेवरी ऑफ अवर टाइम इसका प्रभाव पड़ा है। रस्किन की पुस्तक अनटू दिस लास्ट, द पॉलिटिकल इकोनॉमी ऑफ आर्ट का प्रभाव पड़ा है। कारपेंटर्स की बुक सिविलाइजेशन इट्स कर्स एंड क्योर का प्रभाव पड़ा है। टेलर्स की जो बुक है फैलेसी ऑफ स्पीड इसका प्रभाव गांधी जी पर पड़ा है। और साथ ही साथ हेनरी डेविड थ्योरो इनकी जो बुक है प्रिंसिपल्स ऑफ सिविल डिसओबीडियंस इसका भी प्रभाव महात्मा गांधी पर पड़ा है। और इसके अलावा लाइफ विदाउट प्रिंसिपल्स
इसके अलावा गांधी जी जो है तो सत्य का जो कॉन्सेप्ट है, विचार है, उसके कई पहलुओं को भारत के जो उनके गुजराती फेलो थे, गुजराती जैन, उनसे सीख रहे हैं। भारत के जो है मिस्टिक थे, रहस्यवादी थे, उनसे उनको सीखने को मिला। और साथ ही साथ डायमंड मर्चेंट राजीव भाई से भी उनको सत्य के कई पहलुओं को जानने को मौका मिला। इसके अलावा महात्मा गांधी गीता को पढ़ते हैं, तुलसीदास के रामचरितमानस को पढ़ते हैं जिनका प्रभाव उन पर पड़ता है, उपनिषद स्टडी करते हैं, पतंजलि के योग सूत्र की स्टडी करते हैं, और मनुस्मृति यानी लॉज ऑफ मनु जो थे उनको भी पढ़ते हैं। और इन सबका प्रभाव इन्फ्लुएंस गांधी जी की विचारधारा पर पड़ता है। जो सबसे ज्यादा प्रभाव पड़ता है वो गीता का उनका पर सबसे ज्यादा प्रभाव पड़ता है, और इसी कारण उसको वो अपने टर्म में भी वो इंटरप्रिटेट करते हैं। इनसे जो वो सबसे इम्पोर्टेंट जो उनका प्रभाव रहा है वो स्त्री प्रज्ञ का जो कॉन्सेप्ट रहा है, आइडियल्स रहा है, विचारधारा रही है, उसका प्रभाव पड़ता है। स्थित प्रज्ञ वो होता है जो एकदम स्टेडी हो, उस पर किसी भी प्रभाव तरह की जो सुख दुख है उसका किसी प्रकार का प्रभाव ना पड़े, चाहे उसके जीवन में कितनी भी असफलताएं आए, कितना भी उनके जीवन में दुख हो, कठिनाई हो, वो सब में स्थिर बने रहते हैं। चाहे खुशी का माहौल ही हो तब पर भी वो स्थित प्रज्ञ बने रहते हैं, उनमें किसी भी प्रकार का प्रभाव नहीं पड़ता। तो उस प्रकार की स्टडी जो विजडम होती है, स्थायी जो बुद्धि होती है जिसकी, ऐसे व्यक्ति को वो आइडियल पर्सन्स के रूप में कंसीडर करते हैं, और इसी आइडियल पर्सन को वो बनने की भी कोशिश करते हैं, जो उनके जीवन में उनके प्रोटेस्ट में दिखाई भी देता है। गांधी जी साउथ अफ्रीका से 1915 में भारत आते हैं, और यहाँ आकर वो एक आश्रम की स्थापना करते हैं अहमदाबाद में, ठीक ना, जो बाद में कोचराब आश्रम और बाद में वो साबरमती आश्रम के रूप में जाना जाता है। इसी वर्ष सेम ईयर यानी 1915 में ही इनको कैसर ए हिंद गोल्ड मेडल भी दिया जाता है ब्रिटिशर्स के द्वारा, उनके जो साउथ अफ्रीका में इंडियंस के लिए किए गए काम थे उसके लिए। 1917 में इनकी पॉलिटिकल जो जर्नी है वो शुरू होती है, राजनीतिक जर्नी शुरू होती है पॉलिटिकल प्रोटेस्ट करने के लिए, और ये शुरुआत होती है चंपारण सत्याग्रह बिहार से, ठीक है। इसके अलावा ये जो तो जलियांवाला बाग और रालेट एक्ट, जो रालेट बिल आता है, एक्ट आता है, उसके खिलाफ भी वो प्रोटेस्ट करते हैं, और यहाँ से वो शुरुआत करते हैं वो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट की 1919 में। और इसका जो बेसिस होता है वो भी सत्याग्रह और नॉन वायलेंस ही होता है। लेकिन होता क्या है कि इसके बाद चौरा चौरी इंसिडेंट होती है, घटना होती है, जहाँ थाने में जो है तो कुछ लोगों के द्वारा आग लगा दी जाती है, वहाँ कई पुलिसकर्मी जो है तो मर जाते हैं जल के, जिसके कारण वो इस प्रोटेस्ट को नॉन वायलेंस नॉन कॉपरेशन जो मूवमेंट था उसको वो बंद कर देते हैं, रोक देते हैं। इसके बाद जो दूसरा इंपॉर्टेंट इनका मूवमेंट बड़ा जो मूवमेंट था वो 1930 में शुरू होता है, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, और इसकी शुरुआत वो अपने दांडी मार्च से करते हैं। साथ ही साथ गांधी जी कम्युनल अवार्ड जो दिया जाता है रैमजो मैकडोनाल्ड के द्वारा, उसके खिलाफ भी वो विरोध करते हैं, लेकिन बाद में कंप्रोमाइज हो जाते हैं बी आर अम्बेडकर के साथ, पूना पैक्ट होता है तो ठीक। इसके अलावा गांधी जी जो है तो क्विट इंडिया मूवमेंट जो शुरू हुआ था वर्ल्ड वार सेकंड के समय, उसको भी वो लीड करते हैं, और वहाँ उस समय भी वो जेल में उन्हें डाल दिया जाता है 2 साल के लिए। गांधी जी जो है तो बेसिक एजुकेशन की भी स्कीम्स की शुरुआत करते हैं 1937 में। इस पे वो वोकेशनल जो एजुकेशन है, वोकेशनल जो ट्रेनिंग है, लोगों को कार्य करने के लिए, छोटे छोटे उद्योग धंधों में लगने के लिए वो उसकी शुरुआत करने की बात करते हैं, ताकि वो इंडिपेंडेंट रूप से कार्य कर सकें, बिना गवर्नमेंट की सहायता के, गवर्नमेंट्स के असिस्टेंस के बिना ही वो कार्य कर सकें, ऐसे वो लोगों को तैयार करना चाहते हैं। इसलिए वो वोकेशनल एजुकेशन का जो प्रोग्राम है वो शुरू करते हैं, वो गांधी जी की स्कीम ऑफ बेसिक एजुकेशन के अंतर्गत आता है। साथ ही गांधी जी जो तो प्रेस का भी इस्तेमाल करते थे। उस समय के जितने भी नेशनलिस्ट लीडर थे वो अधिकतर जो है तो मीडिया का इस्तेमाल करते थे, जो कॉलोनियल प्रोपेगेंडा है उनको डिनाउंस करने के लिए। तो गांधी जी भी अपने जो है तो इस प्रेस का इस्तेमाल तरीके से करते हैं, अच्छे तरीके से करते हैं, और कई सारे इसके लिए जो है तो न्यूज़पेपर्स और मैगजीन्स जो है तो शुरू करते हैं, जिनमें आपके इंडियन ओपिनियंस आते हैं, हरिजन्स आता है, नवजीवन आता है, यंग इंडिया आता है। तो इन सबकी शुरुआत गांधी जी करते हैं। इसके अलावा गांधी जी कई सारे डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन से भी जुड़े हुए थे, जैसे ऑल इंडिया स्पिनर्स एसोसिएशन थे, ऑल इंडिया विलेज इंडस्ट्री एसोसिएशन थे, इन एसोसिएशन से भी वो जुड़े हुए थे गांधी जी। गांधी जी का जो तरीका था कॉलोनियल गवर्नमेंट के खिलाफ स्ट्रगल करने का, वो मॉडरेट मेथड्स का था। वो मॉडरेट जो लीडर्स थे जिस प्रकार का प्रोटेस्ट करते थे, उसी प्रकार का जो है तो मेथड गांधी जी ने भी अपनाया था, और इसी कारण वो गोपाल कृष्ण गोखले जो एक इम्पोर्टेंट मॉडरेट लीडर थे, उनको अपना पॉलिटिकल गुरु मानते थे।
तो गांधी जी के जो विचारधारा है, एक्टिविटीज़ है, अपने मैसेज हैं, उसके तरफ वो केवल वायलेंस को ही नहीं रोकते थे, जो हिंसा हो रही है कहीं किसी भी क्षेत्र में, उस हिंसा को ही नहीं रोकते थे, बल्कि उसके द्वारा वो काम करते थे हार्मनी डेवलप करने के लिए, सौहार्द डेवलप करने के लिए हिंदू और मुसलमानों की, हिंदू और मुस्लिम के बीच वो कम्युनल हार्मनी डेवलप करते थे, सौहार्द बनाने की काम भी करते थे गांधी जी के तरीके। तो इस प्रकार गांधी जी के जो मेथड रहे हैं, फिलॉसफी ऑफ लाइफ रही है, वो एक तरह की पूरी तरह से यूनिक रही है। और कहा जाता है कि इनकी जो गांधी की जो विचारधारा है, उनको किसी फ्रेम या इज्म में रखना बहुत ही डिफिकल्ट है। वो लगभग जो मॉडर्न लाइफ के या सिविलाइजेशंस के जितने भी एस्पेक्ट होते हैं, चाहे एनवायरनमेंट हो, इकोनॉमी हो, सोलियो कल्चर, पॉलिटिकल, हर क्षेत्र में उन्होंने अपने विचार दिए हैं। ठीक। अब गांधी जी के द्वारा शुरू किए गए जो न्यूज़पेपर जनरल्स हैं, उनको देख लेते हैं। इंडियन ओपिनियन उन्होंने शुरू किया था न्यूज़पेपर के रूप में। यंग इंडिया उन्होंने वीकली जनरल शुरू किया था। नवजीवन उनका न्यूज़पेपर था। हरिजन जो है तो उनका वीकली न्यूज़पेपर था, जो इंग्लिश में प्रकाशित होता था। इसके अलावा गांधी जी के द्वारा कई आश्रम की भी स्थापना की गई थी, तो वो आश्रम को भी देख लेते हैं। फोनिक्स सेटलमेंट उन्होंने स्टैब्लिश किया था 1904 में, क्वाजोल नटाल ये साउथ अफ्रीका में था। ठीक। टालास्टाय फर्म ये भी साउथ अफ्रीका में स्टार्ट किए थे 1910 में। ये साउथ अफ्रीका के जोहानिसबर्ग में उन्होंने जोहानिसबर्ग के एक छोटे से एरिया में शुरू किया था। सेवाग्राम आश्रम की स्थापना 1936 में वर्धा में उन्होंने इसको स्टैब्लिश की थी। कोचाब आश्रम जो गांधी जी का फर्स्ट आश्रम था इंडिया में, इसकी स्थापना 1915 में अहमदाबाद के पास की थी। बाद में यही कोचराब जो आश्रम है, उसको साबरमती आश्रम में का नाम दे दिया जाता है 1917 में, और उसको साबरमती में शिफ्ट कर दिया जाता है। ठीक। अब हम लोग गांधी जी के द्वारा जो पॉपुलर मूवमेंट रहे, पॉलिटिकल मूवमेंट रहे हैं, उनको देख लेते हैं। तो इन्होंने चंपारण सत्याग्रह शुरू किया था 1917 में। ये इंडिगो प्लानर जो नींद की खेली करने वाले थे, उनके साथ जो एक्सप्लॉयटेशंस होता था, तो उसके खिलाफ नॉन वायलेंट तरीके से उन्होंने प्रोटेस्ट किया और उनके जो राइट्स था उनको दिलाने की कोशिश की। फिर खेड़ा सत्याग्रह में 1917 में ये शुरू करते, 1918 में खेड़ा सत्याग्रह करते हैं। यहाँ वो टैक्स के खिलाफ जो है तो खेड़ा के मजदूर थे, उनके राइट्स के लिए वो जाते हैं, प्रोटेस्ट करते हैं। अहमदाबाद मिल स्ट्राइक करते हैं 1918 में। यहाँ टेक्सटाइल वर्कर के साथ जो इनजस्टिस हो रही थी, उनके वेजेस को लेकर, उनके राइट्स को लेकर, तो उसके खिलाफ वो प्रोटेस्ट करते हैं, निगोशिएशंस करते हैं, उनको न्याय दिलाने की कोशिश करते हैं। इसके बाद वो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट जो 1920 से 22 तक चलाते हैं, बाद में चौरा चौरी इंसिडेंट होने के बाद उसको बंद कर देते हैं। तो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में बाइकाट करते हैं फॉरेन गुड्स का, स्कूल का जो सर्विसेज होती हैं, और बात करते हैं सेल्फ रिलायंस की और स्वराज की। ठीक। इसके अलावा वो खिलाफत मूवमेंट्स भी के खिलाफ, मतलब खिलाफत मूवमेंट्स भी स्टार्ट करते हैं। इसके द्वारा जो है तो मुसलमानों को जो है तो सहयोग करने की बात करते हैं, हिंदू मुस्लिम एकता की बात करते हैं, और ब्रिटिश इंपीरियल पॉलिसीज जो थी उनका वो विरोध करते हैं इस खिलाफत मूवमेंट्स के द्वारा। इसके अलावा ये सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट शुरू करते हैं 1930 में एक दांडी मार्च के द्वारा, और उसमें वो साल्ट सत्याग्रह, जो साल्ट सत्याग्रह का नाम से भी जाना जाता है इसे, जो नमक का कानून था उसको तोड़ते हैं, जो उस पर टैक्स लगाया गया है उसको तोड़ते हैं। और ये जो उनका मूवमेंट था ये भी नॉन वायलेंट तरीके से था। इसके अलावा ये क्विट इंडिया मूवमेंट वर्ल्ड वार सेकंड के समय शुरू करते हैं। ये मॉस काल था फॉर ब्रिटिश अथॉरिटी को पूरी तरह से बाहर करने के लिए और स्वराज की स्थापना करने के लिए, सेल्फ रूल। ये भी इनका जो मूवमेंट था वो नॉन वायलेंट था, लेकिन इसके लिए अगर जरूरत पड़े तो थोड़ा बहुत वायलेंस करने की इसमें आज़ादी गांधी जी ने दी थी। इंडिविजुअल सत्याग्रह की शुरुआत गांधी जी ने 1940-41 में जो है तो इसकी शुरुआत की थी। ये भी वर्ल्ड वार सेकंड के समय ही शुरू किया गया था। अब हम लोग इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जान लेते हैं जो एग्जामिनेशंस में कई बार पूछे जाते हैं। तो गांधी जी साउथ अफ्रीका किस लिए गए थे? गुजराती बिजनेसमैन का केस लड़ने के लिए गए थे। गांधी जी अपने आप को एनलाइटन एनार्किस्ट कहते हैं, तो ये भी क्वेश्चन पूछा गया है यूजीसी नेट में। तो अपने आप को किस प्रकार से रेफर करते हैं? तो एनलाइटन एनार्की कहते हैं। गांधी जी की जो डेंटोलॉजी थी वो मीन्स, मतलब मीन्स का प्रयोग करने, वो मीन्स को ज्यादा महत्व देते थे इंड को प्राप्त करने के लिए। ठीक है, यानी जो साधन है उस पर वो बल देते थे। साथ ही साथ गांधी जी सत्यवीर की कथा जो हो तो लिखी थी, ये गुजराती ट्रांसलेशन था गांधी जी के द्वारा प्लेटो की जो पुस्तक थी एपोलॉजी, जिसमें वो जो है तो प्लेटो जो है तो सुकरात को सत्यवीर जो है तो जो सुकरात है प्लेटो का जो
सुकरात थे, गुरु थे, उनको वो गांधी जी सत्यवीर कहते, तो सत्यवीर की कथा उन्होंने ट्रांसलेट किया था। इसके अलावा इन्होंने जॉन रस्किन की पुस्तक अनटू दिस लास्ट को सर्वोदया के रूप में गुजराती में ट्रांसलेट किया था, और उनको 9 इंस्टॉलमेंट में वो पब्लिश करते हैं अपनी जो इंडियन ओपिनियंस न्यूज़पेपर था उसमें, ठीक ना। इसके अलावा ये महात्मा गांधी को जो महात्मा की उपाधि दी गई थी, ये रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा दी गई थी, और बदले में महात्मा गांधी रविन्द्रनाथ टैगोर को गुरुदेव की भी उपाधि देते हैं, टाइटल देते हैं। महात्मा गांधी की जो पुस्तक थी, ऑटोबायोग्राफी थी, उनकी आत्मकथा थी, वो उसका नाम था माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रुथ। अब हम लोग गांधी जी के की पॉलिटिकल थॉट या कॉन्सेप्ट को समझ लेते हैं, देख लेते हैं कौन कौन से थे, उनके बारे में शॉर्ट में इंफॉर्मेशन देख लेते हैं जो यूजीसी नेट में आपको मदद कर सकता है, ठीक। तो स्वराज, स्वराज का जो इनका कॉन्सेप्ट है वो हिंद स्वराज उनकी जो बुक है उसमें ये पब्लिश करते हैं। 1909 में इनकी पुस्तक ये हिंद स्वराज पब्लिश होती है। तो हिंद स्वराज कब पब्लिश होती है? 1909 में पब्लिश होती है। कभी कभी यह भी पूछा जाता है एग्जाम में क्वेश्चन कि उनकी जो हिंद स्वराज है किस फॉर्म में लिखी, तो डायलॉग फॉर्म में लिखी गई पुस्तक है, ठीक है। गांधी जी की जो हिंद स्वराज पुस्तक थी वो मजनी की इटली के मजनी की से प्रभावित थी। अगर स्वराज का लिटरल मीनिंग दी जाए, मतलब होता है सेल्फ गवर्नेंस, फ्रीडम और लिबरेशन। इंडिविजुअल्स के मतलब होता है स्वराज, इंडिविजुअल्स के लिए स्वराज का मतलब होता है कि अपने आप पर मास्टरी करे, सेल्फ रिस्ट्रेन करे, खुद पर कंट्रोल करे, और खुद का जो है तो अनुभव करे, सेल्फ रियलाइजेशन होना चाहिए उनका। अगर कम्युनिटी या पॉलिटी के लिए बात करें तो वो सेल्फ स्वराज का मतलब होता है सेल्फ गवर्निंग, अपना जो कानून है वो अपने स्वराज स्वयं के द्वारा चलाया जाना चाहिए। ऑटोनॉमस कम्युनिटी लाइफ की बात करते हैं, बिना किसी कोर्सिव अथॉरिटी के, यानी स्टेट्स के रोल को वो बाहर करते हैं, वो स्टेट्स को नहीं मानने की बात करते हैं। तो इस कारण उन्होंने क्या कहता था, इनलाइटन एनार्की भी की बात वो करते हैं। इसके अलावा उन्होंने ओशियानिक सर्कल का भी कॉन्सेप्ट दिया। ओशियानिक सर्कल भी उनका एक सेल्फ गवर्निंग, सेल्फ रिलायंट, ऑटोनॉमस कम्युनिटी की जो बात करते हैं उसमें वो विलेज को सेंटर में रखते हैं, यानी जो डिसेंट्रलाइज्ड गवर्नमेंट है उसका विजन इसमें ओशियानिक सर्किल में उनके देखने को मिलता है। यानी कि जो पावर होना चाहिए वो विलेज लेवल पर होना चाहिए, विलेज को पावर होना चाहिए, फिर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, और जो स्टेट है वो सबसे ऊपर, यानी हायरार्किकल जो है तो क्रम बनाने की बात वो करते हैं। इंड और मीन का उनका पॉलिटिकल का कॉन्सेप्ट है। इंड यानी कि इंड और मीन यानी दोनों की वो प्योरिटी पर विचार मतलब भरोसा रखते हैं। उनका मानना है कि इंड्स और मीन किसी भी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए दोनों जो है तो बराबर महत्वपूर्ण है। यानी जो हमारा साध्य है, जिस लक्ष्य को हम प्राप्त करना चाहते हैं और जिन तरीकों से जो प्राप्त करना चाहते हैं, उन दोनों का ऑब्जेक्टिव क्या होना चाहिए, वो ट्रुथ और नॉन वायलेंस पर आधारित होना चाहिए, सत्याग्रह और अहिंसा पर आधारित होना चाहिए। उनका जो सत्याग्रह का कॉन्सेप्ट है वो नॉन वायलेंट रेजिस्टेंस से है, किसी भी इनजस्टिस के खिलाफ प्रोटेस्ट करने के लिए, और इसको वो मोरल पावर मानते हैं जो सत्याग्रह है। वो कहते हैं कि कमजोर जो लोग होते हैं वो सत्याग्रह का पालन नहीं कर सकते, जो मजबूत होंगे, जिनके अंदर हाई मोरल पावर होगी, वही सत्याग्रह का पालन कर सकते हैं, ठीक। साथ ही साथ वो सर्वोदय और अंत्योदय का कभी कॉन्सेप्ट देते हैं। सर्वोदय का मतलब होता है कि जितने भी लोग हैं, जो बूढ़े हैं, मतलब जो नीचे तबके के लोग हैं, उनको जो है तो ऊपर किस प्रकार से उठाया जाए, सभी का जो है तो उत्थान किस प्रकार से हो। और अंत्योदय यानी कि गवर्नमेंट जब कोई भी पॉलिसी बनाए तो सब लाइन में खड़े हुए सबसे पीछे का जो व्यक्ति है, इन्हें सबसे गरीब जो तबका है उसको ध्यान में रखकर उन्हें अपनी पॉलिसीज को बनाना चाहिए, ताकि सोशल जो इनजस्टिस हो रही है उसको खत्म किया जा सके और सोशल जस्टिस को इंश्योर किया जा सके। ट्रस्टीशिप का कॉन्सेप्ट क्या है? गांधी जी का मानना है कि जो वेल्दी पीपल्स होते हैं, इंडिविजुअल्स होते हैं, जो कैपिटलिस्ट वर्ग होता है, वो सोसाइटी के लिए एज ए ट्रस्टी के रूप में कार्य करते हैं, और उनको जो तो अपने पर्सनल गेन के लिए न कार्य करके उनकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि या उनको इस तरह से यूज किया जाना चाहिए ताकि वो कलेक्टिव वेलफेयर के लिए कार्य कर सके। साथ ही साथ गांधी जी ब्रेड लेबर का भी कॉन्सेप्ट देते हैं। ब्रेड लेबर कॉन्सेप्ट का मतलब होता है कि हर व्यक्ति जितना वो मटेरियल कंजम्पशन करता है, जितना वो कंज्यूम करता है, उसके बराबर उन्हें अपने मैनुअल वर्क करना चाहिए, यानी सबको सेल्फ सफिशिएंसी की बात करते हैं वो। फ्रीडम फ्रॉम वांट की भी बात करते हैं गांधी जी। फ्रीडम फ्रॉम वांट के मतलब होता है कि लोग को के अंदर क्या होती है, अधिक से अधिक चीजों को कंज्यूम करने की जो है तो प्रवृत्ति पाई जाती है, वो अधिक से अधिक उनके अंदर इच्छा होती है कि कितना मटेरियल गेन कर सके। जबकि गांधी जी इसके खिलाफ कहते हैं, गांधी जी कहते हैं कि अपने आप को लोगों को वॉलंटरी पॉवर्टी में बनाना चाहिए, स्पिरिचुअल और सोशल हार्मनी के द्वारा खुद को गरीब बनाना चाहिए, यानी जितनी हमें आवश्यकता है उतना ही हमें चीज़ों का उपभोग करना चाहिए, कंज्यूमरिज्म को बढ़ावा नहीं देना चाहिए।
साथ ही साथ गांधी जी जो वेस्टर्न मॉडर्न सिविलाइजेशंस है उसको भी वो क्रिटिसाइज करते हैं। वो कहते हैं कि जो आइडियल सिविलाइजेशन होना चाहिए वो मटेरियलिस्टिक, इंडिविजुअलिस्टिक, मैकेनिस्टिक नहीं होना चाहिए, ठीक ना। साथ ही साथ वो कहते हैं कि इस पे ज़्यादा रियलाइजेशंस भी नहीं करना चाहिए। वेस्टर्न जो मेडिकल ऑफ ट्रीटमेंट है, ट्रांसपोर्ट है, ट्रेड है, वे ऑफ लाइफ है, उससे दूरी बनाकर भी रखने की बात गांधी जी करते हैं। तो धन्यवाद दोस्तों, ये था हमारा महात्मा गांधी पर वीडियो। यह वीडियो आपको कैसा लगा है अपने कमेंट्स के माध्यम से मुझे जरूर बताइएगा। साथ साथ आप हमारे इस वीडियो को लाइक करें, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें ताकि जो इस तरह की वीडियोज हैं वो आपको लगातार मिलती रहें। धन्यवाद, थैंक यू।